दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का। मैंने आपसे बोला था कि आपको स्फेरिकल मिरर पढ़कर आने हैं, तो आप पढ़कर आए हो? मैम। यस मैम। तो मैं फिर फटाफट से एक बार उनको रिवाइज करा देती हूँ, तो हमको ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज स्फेरिकल मिरर और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, इसके बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम, ठीक है। ऑलरेडी इन वाले क्वेश्चंस का लेवल हाई है, तो मेक श्योर करना कि आप एमटीजी जरूर से लगा लो, ठीक है। एमटीजी की क्वेश्चंस, दैट वुड हेल्प यू अलॉट। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में अगर मुझे एक, देखो एक बेसिक सी चीज मैं तुम्हें बता देती हूँ। कोई भी मिरर लो, ये जो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं बेसिकली ये एक होलो स्फेरिकल ग्लास के पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक होलो स्फेरिकल ग्लास है मेरे पास, उसका मैंने अगर सपोज कौन सा वाला, ये आउटर पोर्शन पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा पार्ट बन जाएगा? कॉनकेव कॉनकेव। मिरर। और कॉनकेव। अगर कहीं मैंने इनर पार्ट पॉलिश कर दिया तो बन जाएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। सिंपल है, ठीक है। ये जो सर्कल है बेटा, इसका कोई सेंटर होगा ना, जिसको हम यस सेंटर मैम। ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर जितना पोर्शन मैंने पॉलिश किया है उसने पोर्शन का, जैसे यहां से ए से बी, इस पॉइंट का भी एक सेंटर होगा, एक मिड पॉइंट होगा, जिसको पोल बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यस मैम। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जस्ट एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर हमको मिलता है फोकस, और पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं बच्चे हम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक। दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज फोकल लेंथ। एक चीज मैं आपको बता दूं, खैर वो मैं अभी चलो एक रूल बताऊंगी, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं जब आप इमेज फॉर्मेशन के लिए आते हो। सबसे पहले तो एक बेसिक सा रूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें किसी पॉइंट की इमेज बनानी है तो उससे हमें कम से कम दो रेज चाहिए ताकि वो इंटरसेक्ट कर उसकी इमेज बनाए, राइट। अब यस देखते मैम। हैं कि हमको किस तरह से चीजें फॉर्म करानी है यहाँ पे। तो पहला केस ये बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेटा वो फोकस से पास हो गई। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास हो रही है। दूसरा लॉ ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इज दैट ओके? यस मैम। थर्ड लॉ ये बोलता है, थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिट्रेस करेगी पाथ को। बेटा ये जो रिट्रेसिंग ऑफ पाथ है, ये किसी एक पर्टिकुलर केस की याद दिला रहा है क्या आपको प्लेन मिरर से? मैम, जब वो नॉर्मल पे फॉल करता है। नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये भी नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन ध्यान रखो, तब मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पर आप लाइट स्ट्राइक करा रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो, उस पॉइंट से नॉर्मल आता है, मतलब उस पॉइंट पर नॉर्मल डालते हो, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। यही बताया था नॉर्मल की डेफिनेशन। यस मैम। देखो, आप अगर सपोज मैं इस पॉइंट पर सरफेस चाहती हूँ तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस। तो यानी कि जो नॉर्मल है वो अलोंग द रेडियस आता है। ये सुनो, यस मैम। आप ये चीज सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लो, आपको अगर किसी भी सर्कल के पॉइंट पर सरफेस चाहिए तो यू आर सपोज टू ड्रॉ अ टेंजेंट। जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड इफ यू वांट अ परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू इट, टू दैट पर्टिकुलर सरफेस, you need to join that point to the radius, to the center, so that it could be radius. Radius is always perpendicular to tangent। ये चीज हम मैथ्स में पढ़ते हैं क्लास 10th में। यस मैम। इसीलिए हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है ना पूरे सर्कल का। तो इसीलिए जब भी कभी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है यानी कि वो नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, इसलिए वो हमेशा रिट्रेस करती है पाथ को। इज दैट ओके? यही चीज हमने यहाँ भी एक्सप्लेन की। अब देखो, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर की कहानी। बट अगर मैं बात करूं आपसे कॉन्वेक्स मिरर की, तो यही सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर में भी है। देखो यहाँ पे एक लाइट रे आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे हमने आई इज इक्वल्स टू आर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आई इज इक्वल्स टू आर लगाया। कहाँ पे लगेगा? जब लाइट पोल पर आती है, तो जिस एंगल पर आती है उसी से पास हो जाती है। अगेन
उसका देखो सेम रीजन है, क्योंकि पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये नॉर्मल जा रहा है ना, यही तो लॉ था, है ना, यही तो लॉ था हमारा, यस मैम। वही चीजें हो रही है। दूसरी चीज देखो भाई, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा लग रहा है, कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास हो रही है, राइट। एंड द अदर थिंग इज, लुक एट दिस वन, ब्लू वन, कि ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वही रिट्रेस कर रही है, ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ओके। मैम हाँ जी बेटा। रिट्रेस का मतलब? रिट्रेस का मतलब बेटा, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली गई, इंसिडेंट पाथ भी वही और रिफ्लेक्टेड पाथ भी वही। देखो यहाँ पे आपको देखो ऐसे दो एरो दिख रहे हैं ना, दिस वन, इसका मतलब रिट्रेसिंग हो रही है, समझ में आया बेटा? ओके मैम। ओके। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले तो सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे। पोल पता है ना, जो पॉलिश करते हैं उसका सेंटर, मिड पॉइंट, हमेशा पोल से मेजर होंगे सारे डिस्टेंसेस। जितने भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे, फिर से सुनो, जितने भी डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे वो होंगे सारे पॉजिटिव, और जितने आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करोगे दे ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। देखो वही चीज लिखा है, ऑल डिस्टेंसेस दैट मेजर्ड अब, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला, all distances that you measured in the direction of incident ray, जैसे कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आप कल को लेट्स से ये कोई मिरर है अपने पास कॉनकेव, ठीक, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पी एंड दिस इज एफ। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे फोकल लेंथ बताओ, तो एक बार बताओ आपको सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं? पोल से। तो आप यानी कि ऐसे चलोगे, है ना, फोकस तक। यस मैम। आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो ना, यस मैम। तो फोकल लेंथ कॉनकेव की होगी नेगेटिव, समझे? मैम एक बस। बार और। हाँ, देखो बेटा ये पॉइंट ये बोलता है कि सबसे पहले आप सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे, फिर अब आपको ये तो पता होगा ना कि इंसिडेंट लाइट रे किधर की तरफ है, तो अगर आप इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में पोल से चल रहे हो तो वो डिस्टेंसेस सारे पॉजिटिव हैं, बट अगर आप पोल से अपोजिट चले गए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तब आपको नेगेटिव डिस्टेंसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट रखा होता है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट आपसे ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस से अबव मेजर करोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और जितने प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे वो सारे नेगेटिव होंगे। इज दैट ओके? इज दैट यस ओके? मैम। ठीक है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की। ये देखो, आप भले ही पूरा डेरिवेशन याद ना रखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि r is equals to 2f, radius of curvature is twice of focal length, याद रखोगे? यस मैम। ठीक है। बाकी अगर आप डेरिवेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके मतलब आई एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, कि सबसे मैंने आपको बोला था ना कि रे ऑप्टिक्स इज ए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यस मैम। यहाँ पे सिर्फ आपको ज्योमेट्री बनानी है, ट्राइंगल्स निकालने, उन्हें सिमिलर प्रूव करो या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, और उनसे चीजें निकल कर आती है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो लाइट है ये है इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, ये वाली, ये इंसिडेंट हुई के पॉइंट पे, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसलिए फोकस से पास होगी, है ना। अब देखो आपने क्या करा, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा नॉर्मल ड्रॉ किया। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन दिस इज आल्सो, मतलब दीज टू एंगल्स आर सपोज टू बी इक्वल ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो थीटा थीटा समझ में आता है? मैम आई और आर ना? हाँ बेटा हाँ, देखो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, थोड़ा तुमको समझने में मैम ये आसानी सी होगा। और के जो है वो है ना नॉर्मल। हाँ वेरी गुड, देखो मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ, फिर तुम ऊपर वाला डायग्राम देखना। जैसे कि अपने पास ये कॉनकेव मिरर है,
ठीक है। अब देखो यहां से हमने पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, इस पॉइंट पे। दिस इज फोकस एंड लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा यहां से मैंने एक नॉर्मल भेजा इस तरह से, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को मैंने थीटा बोल दिया, ठीक। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो फोकस से पास होगी ना, यस मैम। यानी कि ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बराबर हो गया। अब बस मैंने इसमें ज्योमेट्री क्या क्या रही, मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फोकस से इस वाली लाइन पे, ठीक है। ये देखो एफ से ये एन पे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि आई विल गेट टू ट्राइंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आया? यस मैम। बस अब आप ये वाले ट्राइंगल्स देखो बेटा, बाय सिमेट्री आप देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा ना, पैरेलल लाइन है ना, और ट्रांसवर्सल से घूम रहा है। समझ में आ रहा है ये वाली चीज, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, यस मैम। है ना, ठीक है। अब देखो ये थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और बेटा ये वाली चीज हो गई कॉमन, तीन चीज आ गई, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सी एफ ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है यस मैम। है ना, देखो हमने बोल दिया। अब इन्होंने, आप एक अजम्पशन समझो, हम पूरी रे ऑप्टिक्स में अजम्पशन लेके चलेंगे। दो अजम्पशन देखो मैंने यहाँ लिखी थी, ये सबसे पहले तो जो हमारे मिरर्स हैं ये, है ना, ये यहाँ से ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर। अपर्चर इस ए बी को बोलोगे, ये जो ए बी है ना पूरा, इसको आप अपर्चर बोलते हो। तो ये जो अपर्चर है दिस इज वेरी स्मॉल। और दूसरा कि ये है पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, ठीक है, दे आर वेरी 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 क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये दो बातें मान के हम चल रहे हैं। तो इस केस में एक बात बताओ, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो के और पी पॉइंट बहुत दूर दूर नहीं होंगे ना, बहुत पास पास होंगे। यस मैम। अगर ये बहुत पास होंगे तो ये जो के एफ है वो लगभग लगभग पी एफ होगा ना। सोचो, इमेजिन करो, ये वाला पॉइंट में उठा के पी के पास ले आऊं तो के एफ और पी एफ में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा। इमेजिन हो रहा यस है? मैम। हाँ, तो देखो हम यहां तक आ गए, यानी कि ये जो के एफ है ना, देखो यही फोकल लेंथ है। आप जब दोनों को ऐड करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, पीसी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एफ। देखो आप ऐड करें, 2f आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर हो गई, क्योंकि पीसी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीएफ इज फोकल लेंथ, और पीएफ और एफसी दोनों बराबर हो गए ड्यू टू दिस सिमिलर, दिस few assumptions, और आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 2f। आपको ये चीज समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो भी बढ़िया, बस मुझे पता है कि आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, दैट्स इट। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ज्योमेट्री वर्क कैसे करती है यहाँ पे। चले आगे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला। इसको तो मतलब ऐसे याद कर लो कि नींद में भी कोई पूछे तो आपको याद हो। समझ रहे हो? फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैम ये नेगेटिव होगा ना हमेशा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस बिल्कुल। मैम फिर तो साइन भी चेंज हो जाना चाहिए इनके बीच का। नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये पूरा एक फॉर्मूला है जिसका एक पूरा डेरिवेशन है विच आई विल स्किप। ठीक है, ऑल दो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपको कभी मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है, अदरवाइज स्किप इट। ठीक है, बस एक फॉर्मूला याद रखना, ये प्रॉपर एक डेरिवेशन है जिससे यही फॉर्मूला आता है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर।
if the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be. सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर लिया, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसके 40 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा, फिर क्या करा, उस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ हमने डिस्प्लेस कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इमेज कहाँ की तरफ मूव हुई होगी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, टाइम है 15:24। आई विल गिव यू 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और देखो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक बार हम लोग साथ में देखते हैं इसको। देखो हमारे पास है एक इनिशियल कंडीशन, राइट, और एक है अपने पास फाइनल कंडीशन। अगर आप इनिशियली देखो तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो आपको -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेटा आपको फोकल लेंथ दी हुई है -15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर होती है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आया। जो आपको फाइनल उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, और बेटा फोकल लेंथ तो कोई चेंज नहीं कर रही क्योंकि मिरर चेंज नहीं हुआ है ना। ये दो सिचुएशन है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे आप निकालो, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप निकालो, क्या निकालो, v निकालो यहाँ से। तो ये आ जाएगा -1/15, और इधर से लिख के हो जाएगा प्लस का 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v। थोड़ा सा सॉल्व करो, 15 4 नहीं, सॉल्व करना, क्या एलसीएम क्या ले यहाँ पे 1540 का, मैम एफ चेंज नहीं होएगा केस में, क्या क्या बेटा, सेकंड वाले केस में एफ चेंज नहीं होएगा। नहीं, फोकल लेंथ क्यों चेंज होगी, फोकल लेंथ तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। 1540 का 120, 15 8 जा 120, 43 जा 120, और यहाँ से आपके पास 1/v आ गया -5/120। जरा सॉल्व करो भाई इसको। मेरा -24 आ रहा है। हाँ 24 सही है। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, इस केस में इमेज डिस्टेंस इनिशियल आया -24 सेंटीमीटर, ठीक। अब चेक करते हैं दूसरे वाले केस में। अब अगेन आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है तो वही लगाओगे आप, यहाँ पे रख दो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस, 1/- राइट, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा। अब उठा के इसको इधर रख दो, 1/v का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे मैम इधर यू क्यों माइनस आएगा, यूएफ मैम बेटा, वो तो u फाइनल। इज ऑलवेज नेगेटिव। आप एक बात बताओ, अगर आप उसको पोल के सामने रख रहे हो, 20 पे रखो, 40 पे रखो, कहीं भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट ही होगा ना।
मैम पर इन्होंने इधर बोला है ना कि डिस्प्लेस क्या है 20 सेंटीमीटर से मिरर की तरफ, तो मैम हाँ जब मिरर मिरर की की तरफ। तरफ करेंगे तो फिर इंसिडेंस जो है उसकी तो डायरेक्शन में आएगा ना। बेटा वो डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो वो तो अभी भी 20 सेंटीमीटर दूर है ना। पहले 40 सेंटीमीटर तब 20 सेंटीमीटर है, पर है तो पोल से दूर ना। और सारे यस डिस्टेंसेस मैम। आप पोल से मेजर करते हो। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालो 1/v का। मैम माइनस यहाँ पे क्या 60 है, मैम 1/60 आ रहा है। 4 - 3। फाइनल 60 आ रहा है, -60। नहीं मैम पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव आएगा ना, ये नहीं, मैम कुछ तो पॉजिटिव आ गड़बड़ हुई है। नेगेटिव आ रहा है मेरा। अरे यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, 1/v मैंने उठा के इधर रख दिया, तो ये नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव पे इधर गया। इसको हम यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं, तो v का वैल्यू आ गया -60 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, मुझसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछ रहा था कि फाइनल क्या है, वो मुझसे पूछ रहा था कि इमेज किधर की तरफ गई है। तो पहले थी -24 पे, अब है -60 पे। इतना तो समझ में आ रहा है कि अवे फ्रॉम द मिरर गई है, यस और नो। यस मैम। तो इसमें से वो सारे ऑप्शंस गलत हैं जो इसके अलावा बोल रहे हैं, जैसे टुवर्ड्स द मिरर, ये दोनों ही गलत है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप क्या करो, आप 60 - 24 कर लो, 36 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया। यस मैम। अब एक चीज और समझो, इसको करने का एक तरीका और था। एक बार थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा था कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 40 सेंटीमीटर पे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी पीछे है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, रे डायग्राम पढ़कर आए हो। हाँ याद नहीं है मैम, 1 मिनट। याद करो, देखो कहीं फोकस और जगह, सर्कल कर्वेचर के बीच में बनता है कहीं। हाँ ठीक है, एक सिंपल सी बात समझो। देखो एक बार मैं तुम्हें केस रिवाइज कराती हूँ, कोशिश करो ना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, राइट। यस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनती है फोकस पर, ठीक है। तो इस हिसाब से इमेज बननी चाहिए थी कहाँ, 40 वाले केस में 15 से 30 के बीच, यस ठीक है, मैम। विच इज करेक्ट। लेकिन जब इन्होंने ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ रख दिया, बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बननी थी, FNC। बियॉन्ड सी। तो आप खुद देख लो ना, इमेज अवे जा रही है, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ इतनी कैलकुलेशन से भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। ओके यस मैम। यस मैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है मैग्निफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे प्रूव इट लिखा है, मतलब ये आपके लिए होमवर्क नहीं है। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है वही ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को लेकर, ठीक है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू स्किप इट, बट यू हैव टू लर्न इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Magnification is equals to height of image upon height of object is equals to minus v by u। v क्या है अगेन, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। आप इसको चाहो तो देख लेना, सिर्फ इसमें सिमेट्री है, मतलब सिमेट्री ज्योमेट्री ये सब सिमिलर ट्राइंगल हमने करे हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट,
तो यहाँ पे एडेड है, आप देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस समझना, ताकि आप ये चीज समझ पाओ कि अगर आपको मैग्निफिकेशन -2 +3 कुछ दिया हुआ है तो उससे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दिया हुआ है तो बच्चे आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव के केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइन के हैं, है ना। मैम प्लेन अगर मैं नहीं है। आपको बोल रही हूँ मैग्निफिकेशन इज +2 तो आप इसको फॉर्मूले में लिखोगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दोनों में अगर कहीं नेगेटिव साइन नहीं आ रहा तो मतलब दोनों ही अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है या दोनों ही बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। यही तो दो सिचुएशन होंगी। देखो जी अब ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये बहुत जल्दी हमारे सामने नहीं आती। ऑल्दो मैं आज एक क्वेश्चन कराऊंगी जहां पे ये वाला सिचुएशन होगा, ठीक है, पर ये बहुत जल्दी हमारे सामने नहीं आने वाली। इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इस केस में आप ये बता सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये इरेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज भी उसी तरफ है, तभी पॉजिटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन का। तो आप समझ गए, अगर मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज वर्चुअल बनी है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब अगर इमेज का मतलब अब अगर मैग्निफिकेशन आती है नेगेटिव तो आप समझ गए कि दोनों की साइंस अपोजिट है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? रियल एंड इन्वर्टेड का। इज दैट ओके? यस मैम। कूल। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज, एक तो हो गई इसके साइन की बात, अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड या तो 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। तीन केस ही हो सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इमेज मैग्नीफाइड बनी है, 1 से छोटा है तो मतलब डिमिनिश्ड बनी है, बराबर है तो मतलब सेम साइज बनी है। ठीक है। मैम अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +3। मैंने आपको बोला मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +3, से आप क्या समझते हो? हाँ जल्दी से बताओ। कि इमेज वर्चुअल और क्या? इरेक्ट है और वो 3 टाइम्स है। एक बार फिर से बोलो बेटा। कि जो इमेज है वो हमारी क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट है और वो 3 टाइम्स है मैग्नीफाइड। ठीक है, ओके गुड। सुमन आप ये वाला बताना बेटा, कौन सा? ये वाला इसका मतलब क्या है? मैम इमेज जो है वो हमारा रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब एक अगर अपराइट है तो एक उसके मतलब डाउन है। ओके, ये तो एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि इमेज रियल इन्वर्टेड है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या निकाल सकते हो? एक मिनट को, प्रेरणा आप बताओ। मैम हाफ है साइज इसका। हाँ, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हाफ साइज की है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये ना पिछले पीडीएफ से कॉन्टिन्यूशन में, इसलिए यहाँ पे 10th नंबर लिखा हुआ है। ठीक, अब बताओ, आपको ना कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आपको पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है और नेचर ऑफ इमेज बताना है। एक कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। दो केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये वाला केस कर लो और ये वाला केस आपका होमवर्क है।
हो गया। क्या आंसर आया बेटा? देखो एक बार, चलो एक बार हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं साथ में। पोजीशन आई है 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, मतलब मिरर के फ्रंट में बनी है इमेज 30 सेंटीमीटर। ओके और मैम इसकी साइज है और 3 और इन्वर्टेड है। ओके, लेट्स चेक इट आउट फिर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर इफ आई टॉक अबाउट द केस नंबर 1, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अगेन इट्स अ कॉनकेव मिरर तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एंड एनीथिंग एल्स? हाइट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है v चाहिए और नेचर के लिए मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें मुझे चाहिए, ओके। सबसे पहले 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये लगाते हैं। 1/f हो जाएगा बेटा 1/10 माइनस में 1/v आपको चाहिए, ये हो जाएगा 1/15। सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 1/15 माइनस 1/10, प्लस में आएगा, है ना। तो v आ रहा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, है ना। तो माइनस v की जगह -30, u की जगह -15 और आपके लिए मैग्निफिकेशन यहाँ आ गया -2। मैग्निफिकेशन -2 आया है। अब इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इससे आप मुझे एक चीज तो ये बता सकते हो कि इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज ये आ गई कि इमेज जो है ट्वाइस है, हाइट ऑफ इमेज इज एक्चुअली 4 सेंटीमीटर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है। इसको आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो लिख सकते हो, राइट। ठीक है, तो मैग्निफाइड इमेज फॉर्म हुई है आपकी। और क्या केस है, और v-30 यानी कि फोकल लेंथ 15, सॉरी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बियॉन्ड सी इमेज है। इज दैट ओके? यस। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखने के तरीके। बाकी आपके क्वेश्चन में जिस तरह से आपसे ऑप्शंस दिए जाए आप वैसे आंसर कर सकते हो, बट आई गेस इस इन दो चीजों, इसके बाद आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें आपके सामने होंगी। एक इमेज डिस्टेंस हो, एक इसका मैग्निफिकेशन आपके पास हो, ठीक है। आज हम एक बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे, हाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। क्या बेटा? मैम जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा था क्वेश्चन में, तो हम हाँ हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी हाँ, पता है। मैंने बोला ना हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर आ रहा है। -4 इसलिए आएगा क्योंकि इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है ना मैग्नीफाइड, यस मैम। okay. Now let's do a question. This question is very beautiful. Combination of mirror. Competition वाले questions हैं ये। यहाँ पे आपके सामने एक मिरर 2 है विच इज अ प्लेन मिरर, मिरर 1 है विच इज अ कॉन्केव मिरर। इसकी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर दी हुई है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे और प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस assuming first reflection is from mirror 1। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली रिफ्लेक्शन मिरर 1 से जाएगी, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो।
देखो एक बार ना हम साथ में करते हैं, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। हमें बोला गया है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से होगी, तो यानी कि मुझे मिरर 1 को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा ना। उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मुझे दी हुई है माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां से मैं इमेज निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले हम ये चीज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। आप यहाँ से 1/v का वैल्यू निकालिए, विच इज -1/20 प्लस 1/30। आप अगर एलसीएम लोगे तो इधर बनेगा 60 एंड 2 3 एंड 3 2 राइट। इट वुड बिकम -1/60, यानी कि जो इमेज 1 आ रही है वो आ रही है -60 सेंटीमीटर पर। ध्यान रखना, जब आपने मिरर M1 कंसीडर किया है तो बेटा ये जो इमेज डिस्टेंस है ये इस वाले मिरर के इस वाले पोल के 60 सेंटीमीटर आगे है। यानी कि इमेज कहीं देखो 30 और 20 50 यहां कहीं बन रही है, 10 सेंटीमीटर पीछे। जब भी कभी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स आए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर आए, कुछ भी आए, हमेशा ध्यान रखना जो पहले रिफ्लेक्शन का इमेज बनेगा दैट वुड वर्क एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये स्फेरिकल मिरर इमेज यहां बनाता। समझ रहे हो? तो आपने आई प्राइम निकाल के स्फेरिकल मिरर का काम कर दिया कि स्फेरिकल मिरर क्या करता। अब इसमें जो कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे वो प्लेन मिरर की वजह से होंगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन आपके सामने आए, आपको ध्यान रखना है पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो इमेज है वो दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। इज दैट ओके? मैम एक Yes. बार दोबारा बोलना। मैंने ये बोला कि अब ना प्लेन मिरर के लिए ओ ऑब्जेक्ट नहीं है, आई प्राइम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट मिरर जो भी है, जो भी आपको बोल रहा है वो कहां से रिफ्लेक्शन हुई, जो भी रिफ्लेक्शन हुई है, जो उसकी इमेज बनी है वो इमेज दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इज दैट ओके? वर्चुअल मतलब एक इमेजिनरी, ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड केस के लिए। आप समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आप निकालो बेटा फॉर मिरर M2। मिरर M2 के लिए अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 10 सेंटीमीटर है ना, प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे है ना, राइट। हाँ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा? हाँ, मैम 0 नहीं नहीं, 1। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, ठीक। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ है इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ पे फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/infinity इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/10। बेटा 1/infinity दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, तो यहां से आपके पास 1/v आ गया 1/10, यानी कि इमेज डिस्टेंस आ गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल इमेज, यहां कहीं बनेगी। इससे 10 सेंटीमीटर आगे। समझ आया? बिना उसके कर सकते थे ना, क्योंकि प्लेन मिरर की तो सेम डिस्टेंस पे ही बनती है। एग्जैक्टली कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर फिर आपको ये वाली चीज दिमाग में एकदम से अब स्ट्राइक नहीं करती कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी। तो एक अच्छा सा पॉइंट था तो कर लिया, है ना। और ये चीज बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि कल को जरूरी नहीं है ना प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर ही हो सकता है दूसरा, तो आपको आगे का प्रोसीजर भी समझ में आए। ठीक है, बाकी वो एक अच्छा पॉइंट है, कंपटीशन के हिसाब से टाइम बचाने के लिए आप वैसे कर सकते हो। इज दैट ओके? M2 वाला केस एक बार और बता दो। कौन सा वाला बेटा? M2 वाला। M2 वाला देखो, बस एक सिंपल सी बात समझो, जब भी अपने पास कॉम्बिनेशन आएगा ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का,
जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, तब हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले मिरर की इमेज, आई होप दूसरा ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे मिरर की वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, इस बात के हिसाब से ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना बेटा, आई प्राइम पर। यस मैम। आई प्राइम पर है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, -10 रख दिया। फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, v हमको चाहिए। एक बार ये बस बताना कि माइनस क्यों आया है? ऑब्जेक्ट माइनस क्यों है, सिंपल सी चीज है। एक बात मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट से यहाँ कोई लाइट रे निकली होगी इस तरह से, ठीक है, और वो कुछ ऐसे स्ट्राइक होकर इधर आई होगी, ऐसे इधर से कुछ निकली होगी, वो इधर की तरफ आई होगी, कन्वर्जिंग है ना मिरर, ऐसे कुछ हुआ होगा, है ना। अब यहाँ पे ये पूरी नहीं जा रही तो ऐसा हमने समझा होगा कि ये यहाँ इस तरह से मिल रही होंगी, ये प्लेन मिरर पे आई, ऐसे टकराई और इमेज बन गई, ऐसे कुछ हुआ होगा, यस मैम। है ना। यस मैम। अब आप ध्यान से देखो, इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है ना, है ना, यस मैम। और आप यहाँ से डिस्टेंस कहाँ मेजर कर रहे हो, उधर जा रहे हो ना। लेफ्ट साइड। यस मैम। इंसिडेंट रे के अपोजिट, और पता है इंसिडेंट रे ना आपको बेसिकली ये वाली लेनी पड़ेगी, एक मिनट, ये वाली ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है एक्चुअली, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इसके हिसाब से देखो, दिस इज इंसिडेंट रे डायरेक्शन, और यहाँ आप पोल तो यहाँ कहीं होगा, पोल के अपोजिट जा रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पोल से चलना पड़ता है। अब सही है, हाँ, तो ये नेगेटिव इसलिए आएगा, ठीक है। बाकी अगर कभी दिक्कत हो तो आपके पास ऐसा कोई केस अभी आएगा ही नहीं जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़े, तो आप उतने फायदे में हो फिलहाल, मैम ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो सकता है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। मैम जैसे दो मिरर रखे हुए हैं तो एक मिरर की इमेज अगर पॉजिटिव साइड बनी तो हो सकता है ना? लेट्स सी, शायद हो जाए किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्वेश्चन है इसके, लेट्स सी। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लो प्लीज। एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास दो मिरर हैं, अगेन M2 M1, ठीक। आपको दोनों की स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ऑब्जेक्ट पहले वाले मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है और दूसरे वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इज दैट ओके? यस मैम। इन्होंने दिया है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1, ठीक है, पहली रिफ्लेक्शन M1 पे होगी। सॉल्व करके लाना इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। डन, यस मैम, ले लिया। ठीक है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, दिस वन। ध्यान से देखो, इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट ए, यानी कि ये जो ए है ना, इसकी फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इस मिरर से और फिर इस मिरर से टकराने के बाद आपको मिलेंगे। अगेन इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर 1 से दी हुई है, विच इज दिस वन, ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। ये एक अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम लेवल के ऊपर है, ठीक है। इसको कर लो, एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। समझ लो यहाँ पे सारी आपकी फिजिक्स मैथ सब यूज हो जाएगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम।
देखो एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। आप ये वाला केस देखो मिरर 1 के लिए, ठीक है, मिरर 1 के लिए बात करते हैं, M1 के लिए। ऑब्जेक्ट कितना है? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखना पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर आएगा। अब फटाफट से यहाँ इमेज निकाल दो। लेके जाती थी ना, हाथ में 1/v। अभी तो उसके साथ ड्रामा एक कर रही थी, मिनट, उसके बैक में मम्मी। ठीक है। 1/v - 1/20 इज इक्वल्स टू 1/f। आप इसको सॉल्व करो, 1/10 आएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? यस मैम। यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे कहीं यहाँ इमेज बनेगी, जिसको आप बी प्राइम ए प्राइम बोल सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इमेज का मैग्निफिकेशन निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाइट चाहिए हमको। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। आपको हाइट ऑफ इमेज तो नहीं पता है, लेकिन आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है -2, है ना, यस मैम। इज इक्वल्स टू -v10 और u है 20। क्या बेटा? मैम वो मिलीमीटर में दे रखा है, हाँ माइक्रोमीटर में दे रखा है। हाँ, तो कोई नहीं, मिलीमीटर में जाने दो आंसर, हमें तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी यहाँ से आपके पास -1 मिलीमीटर। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि -1 से हमें पता चल गया कि वो इस डायरेक्शन में ही इमेज फॉर्म कर रहा है। मैम प्लस की आनी चाहिए ना? क्या बेटा? मैम प्लस का आना चाहिए 1 नहीं, जब नेगेटिव है ना। माइनस जाएगा तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा ना? माइनस माइनस प्लस कैसे? मैम ये -2 है ना, तो उधर यस जाके मैम। मल्टीप्लाई वो तो प्लस होगा ना। अच्छा, तो u भी तो माइनस का है ना। यस मैम, वो लगा ना। हाँ, वो रह गया था। ठीक है, तो यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब आप इसके ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे क्या? एक्स एक्सिस में कितना आ गया? 30, 20 और ये 10, है ना। तो यस मैम। 50, 60, 60 आ गया आगे। और नीचे कितना है? 0। देखो ध्यान रखना, 0 ये है, नीचे कितना है? 2 और ये 1, 3, है ना। 60 - 3, इज दैट ओके? यस मैम। मैम एक बार ठीक ये है, 3 वाला कॉन्सेप्ट बताना, 3 कौन कैसे सा है? वाला? हाँ, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आई थी? 1 मिलीमीटर। और इसमें क्या दे रखा है कि इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस में 2 मिलीमीटर का गैप है। तो टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेट? 3 हो गया ना, पी से। पी अच्छा, पे ऊपर 0 से 0 है। 2 वाला 1, ठीक हाँ, है। क्योंकि पी पे ओरिजिन है। ठीक है, ओके मैम। अब हमारे पास ये वाला एक चीज तो सॉर्टेड हो गई। अब हमें बात करनी है दूसरे वाले केस की, यानी कि मिरर 2 की। तो हमने इतना देख लिया कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है। यही हुआ है ना बेटा, यस जिसकी मैम। कोऑर्डिनेट 60 - 3 है। अब आगे बात करते हैं। अब मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? मैम बी डैश ए डैश वाला तो 60 -60, सेंटीमीटर है। है ना। इसकी यस फोकल लेंथ आपको दे रखी होगी, दे रखी है क्या? -10। हाँ, -10 दी हुई है, -10 सेंटीमीटर। अब अगेन आप यहाँ से इमेज निकाल लो, 1/v -1/60। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो। 1/v आपके पास आ जाएगा 1/60 - 1/10, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 1 - 5 यानी कि -4/60 यानी कि -1/12। तो v आ गया आपके पास -12 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम v उस साइड गया तो v भी माइनस को होएगा ना? नहीं नहीं, मैंने इसको भेज दिया। ठीक है, ओके मैम। और मैम यहाँ पे जो आपने 1 - 5 लिखा है, मैम 5 की जगह 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 के टेबल में 60 तो 6 बारी पे आता है ना। हाँ, या ठीक है, मेरी थोड़ी मैथ्स बहुत अच्छी है।
थोड़े ज्यादा, ठीक। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन कैसे निकालें? सिंपल है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू, है ना। अब मुझे एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना माइनस का 3 होगी। इस वाली एक्सिस से कितना नीचे है? 3 नीचे है, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस v है आपके पास -12 और बेटा u कितना है? माइनस का 60। सॉल्व करो, से क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस और ये वाला कट के हाइट ऑफ इमेज 3/5 आ गई ना। 5 आ रहा है, यस मैम। यस मैम 3/5। अब अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने बोलूं तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -12 3/5। देख लो कहाँ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऐसा ऑप्शन है इसमें -12 3/5, -12 12 3/5 है। डी है। ये यहाँ पे शायद गलती से हो गया है, यहाँ पे माइनस आएगा, -12 और +3/5, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट ओके? इमेज मैम डिस्टेंस मैम कितना है एच आई? क्या बेटा? एच देखो आई ये रहा कितना है? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू दिस थिंग माइनस ऑफ -12। इमेज डिस्टेंस कितना था? -12 आ रहा था, -12 रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है, वो रख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, प्लस हाइट ऑफ इमेज आ गया 3/5 मिलीमीटर। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन इतना ही था, ठीक है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना तो कोशिश करना एक बार समझ लो, और अगर समझ के भी ना मतलब ना समझ में आए तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ एक बार जस्ट ऐसे फील देने के लिए था। बाकी मैम थैंक यू। हाँ बोलो। मैम ये डबल डबल मिरर्स वाले फॉर्मूले, ये क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, ऐसा आई कांट से ना कि नहीं आ सकते, पता नहीं, कुछ भी दे दें, है ना। हमको बस थोड़ा सा मैंने आपको आगे का करा दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो पाओ। अब आप एक काम करना, एमटीजी की बुक उठाना और उसमें से क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। तो आप देखना आपको इन क्वेश्चंस के बाद वाले क्वेश्चंस बहुत हल्के लगेंगे, हो जाएंगे वो, ओके। चैप्टर नंबर 3 है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी।